नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी कि टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहले बात होगी दशानन रावण को लेकर। जी हाँ, कई जगह भारत में आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम को रावण दहन भी होगा, लेकिन आज भी भारत में ऐसी कई सारी जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता है, रावण दहन मना है। आखिर कौन कौन सी वो जगह है और साथ ही आज किस तरीके की तैयारियां हैं बाकी जगहों पर रावण दहन की, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आपको बता दें कि ब्रीफ केस में बेचा पाकिस्तान। जी हां, ये आरोप लग रहे हैं इस वक्त आसिम मुनीर पर, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हैं। और उन पर यह आरोप इसलिए लग रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ब्रीफ केस में उन्होंने कुछ ऐसे खनिज डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए हैं सैंपल के तौर पर, जिसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दिखाएंगे ये तस्वीर भी आपको और विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें। जी हाँ, तीसरी प्रमुख खबर स्विट्जरलैंड से जुड़ी है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की खूबसूरती अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि वहां के जो ग्लेशियर हैं वो अब पिघलते जा रहे हैं, छूमंतर हो रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर वहां के पर्यटक और वहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लेकिन क्या इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा, जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज पूरा देश असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का, विजय का पर्व मना रहा है। हर साल दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। आसमान में उठती आग और गूंजती आवाज यही संदेश देती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में हारी ही जाती है। लेकिन दिलचस्प बात इस दौरान यह है कि यहाँ पूरे देश में जहां रावण दहन किया जाता है, वहीं कुछ जगह पर दशानन रावण की पूजा उपासना भी की जाती है। जी हां, सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हो सकता है आपको, लेकिन इसके पीछे कई सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। इन जगहों के लोगों का मानना है कि भले ही रावण बुरा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी और महान शिव भक्त भी था। रावण इतना विद्वान था जिसने 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। आज हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों से परिचित कराएंगे जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर उस जगह की क्या मान्यता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उन जगहों के अलावा बाकी जगहों पर रावण दहन की किस तरीके की है तैयारियां, दशहरे की क्या कुछ है रौनक। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दहन नहीं, दशानन की होती है पूजा। तो जी हाँ, देश भर में दशहरे की धूम तो है ही और शाम को रावण दहन हो रहा है आज पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता है, और साथ ही कुछ जगह ऐसी जहां पर परंपरा जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। दशहरा सुनते ही हम सभी के सामने रावण दहन का दृश्य आ जाता है, लेकिन भारत में कुछ जगह ऐसी है जहां पर रावण दहन नहीं होता है। मेघनाद और कुंभकर्ण को भी पुतला जलाया जाता है, और कुछ जगहों पर रावण को पूजा भी जाता है, उसकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर उसकी पूजा आराधना होती है। आखिर भारत में कहां कहां पर रावण की पूजा आराधना की जाती है और रावण दहन नहीं होता है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश के अंदर बिसरक गांव, जो कि दशानन रावण का ननिहाल जिसे कहा जाता है, और यह भी मान्यता है कि दशानन रावण का जन्म बिसरक में ही हुआ था। ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा गांव है बिसरक, और यहां पर रावण दहन नहीं होता है। अगला पे अगर हम आए तो अगला नाम है मंदसौर का, जहां पर रावण का ससुराल जिसे कहा जाता है, यानी कि रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उनका वो मायका है, उनका वो घर है, और इसीलिए यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, रावण को यहाँ पर जलाया नहीं जाता। तीसरी जगह आती है मध्य प्रदेश की रावण ग्राम। विदिशा में ये जगह, गांव का पूरा नाम है रावण ग्राम, जहां पर रावण दहन नहीं होता है, दशानन की पूजा आराधना यहां पर की जाती है। और अगले पे आते हैं, और अगला नाम है कानपुर का, जो कि यूपी के अंदर है, और करीब 135 साल पुराना दशानन का ये मंदिर है, जिसकी तस्वीर भी इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। 135 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर बाकी पूरे साल इस मंदिर के जो कपाट हैं, जो दरवाजे हैं वो बंद रहते हैं, और सिर्फ एक दिन यानी कि दशहरे के दिन ये मंदिर खुलता है। अगला जो जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता वो है राजस्थान की जोधपुर, जहां दशानन का अनोखा मंदिर है, और कुछ लोग रावण को यहां पर अपना
पूर्वज मानते हैं और इसीलिए यहाँ पर रावण दहन नहीं होता है अपना पूर्वज मानने की वजह से। अगला नाम आता है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा का, और काकीनाडा में भी दशानन का एक मंदिर है। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव के साथ ही रावण की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त के तौर पर रावण को माना जाता है। अगला नाम आता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का, जहां पर रावण का मंदिर है, दशानन का मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पर भी लंकेश की पूजा आराधना होती है और इसीलिए उसको जलाया नहीं जाता है, रावण दहन नहीं होता है। हालांकि पूरे देश भर में आज दशहरे की धूम है, मेला लगा हुआ है जगह जगह पर। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और साथ ही मुस्कान चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुल्लू से। और सबसे पहले मुस्कान, आपके पास में आना चाहेंगे। देश में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर दशहरा मनाया जाता है लेकिन रावण दहन नहीं होता है। कुल्लू में आखिर क्या कुछ मान्यता? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं इस समय कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में खड़ी हूं, जहां से कुछ ही देर बाद जो है कुल्लू दशहरा पर्व का आगाज हो जाएगा। भगवान रघुनाथ की जो रथ यात्रा है, भव्य रथ यात्रा यहाँ पे निकलेगी और माता हडिम्बा के आगमन से जो है कुल्लू दशहरा शुरू हो जाएगा, जो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। और जैसे आपने कहा कि कुल्लू उनमें से एक जगहों में से एक है जहां पे रावण का दहन नहीं किया जाता। यहाँ पे रावण का जो है और वो पुतला, वो गोबर से जो है वो उनका मखौटा बनाया जाता है जिसमें तीर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रावण दहन नहीं किया जाता। तो ये खास बात है जो यहाँ कुल्लू के दशहरे को और भी खास करती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा होने का दर्जा देती है। और मैं आपको बता दूं, मैं उस मैदान में हूं जो अभी शायद थोड़ा खाली नजर आ रहा होगा, लेकिन अब से कुछ ही देर में कम से कम 300 देवी देवताएं अपने देवालयों के साथ जो है यहाँ पे आएंगे। ये जो पूरा मैदान आप देख सकते हैं, ये भरा होगा खचाखच भीड़ के साथ कि आपको यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। प्रशासन की तरफ से जो है पूरे इंतजामात किए गए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है, पुलिस की तैनाती आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एसडीआरएफ खड़ी है, पुलिस है जो वो तैनात की गई है ताकि देवी देवता जो आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं इसका हिस्सा बनने उनको कोई दिक्कत ना हो। और मेरे पीछे ही वो रथ है जो भगवान रघुनाथ जी का भव्य रथ है, जिसमें जो रथ यात्रा निकाली जाएगी। और मैं आपको बता दूं, खास बात यह है कि जो इस बारी का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है उसको नाम दिया गया आपदा से उत्सव तक का। जैसे कि सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पिछले 2 महीनों से मानसून की आपदा की मार झेल रहा था, लेकिन ये जो पर्व है दशहरा है, ये मानो आस्था का केंद्र है, आस्था की डोर में है जो है लोग यहाँ बंद के आए हैं और वो आस्था से पर्व का जो सफर है उन्होंने यहाँ तय किया है। वो सब कुछ भुला के कि जो आपदा में जो इतने लोग ग्रसित हुए थे उसको भुला के वो आज यहाँ पे आए हैं, अपने देवी देवताओं के साथ आए हैं और इस पर्व को वो और भव्य बनाने वाले हैं। बिल्कुल मुस्कान, आपके पास वापस आएंगे और वहां की तस्वीरें भी हम नजदीक से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अमरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां हैं आज के पर्व को लेकर? दशहरे की धूम तो 10 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, मेला जगह जगह लग रहा है, झूले झूलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि दशहरे का पर्व है, आज दशानन यानी कि रावण का दहन होगा, किस तरीके की तैयारियां? कृतिका, देखिए मैं इस समय दिल्ली के अजमेरी गेट के रामलीला मैदान में हूं। ये खासा पुराना रामलीला मैदान है जहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2 से जगहों पे जो है आज जो है रावण का दहन होगा। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी दहन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ईस्ट दिल्ली के पटपड़गंज के रामलीला मैदान में पहली बार जाने वाले हैं और वहां पर वो रावण दहन वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर एक खास बात इस बार यह है कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ साथ पहली बार वहां पर पहलगांव के आतंकियों का एक पुतले का भी दहन किया जाएगा, जो खासा अहम माना जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जी जो सबसे पुराना लाल किला मैदान है रामलीला का, वहां पर रहने वाली है उस कार्यक्रम में। उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एलजी विनय कुमार सक्सेना और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी रहने वाली है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रीतमपुरा के डीडीए ग्राउंड में रहने वाले हैं और इसके अलावा जो काफी सारे फिल्म स्टार्स भी हैं जो आज के कार्यक्रम में रहने वाले हैं। ये सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और थोड़ी देर बाद, मतलब आज से अब से कुछ 3-4 घंटे बाद यहां पर हलचल होगी। हालांकि अभी जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि सभी जगहों पे काफी वीवीआईपी हैं, वो एक अहम माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से माहौल है त्योहार में और आज दशहरा है, तो रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही है। जी कृतिका।
बिल्कुल अमरेंद्र, और वो जब तस्वीर वो सामने आएगी वो वाकई बेहद भव्य भी होगी और सभी लोग आनंद लेने के लिए जब वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। हमारे साथ मुस्कान भी लगातार बनी हुई है इस समय कुल्लू से। मुस्कान, हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को जो इस समय कुल्लू में नहीं है या कुल्लू के इस दशहरे के मेले में शामिल नहीं हो सकते, अपने घरों में रहे इस समय, वो अपने घरों से वहां की तस्वीरों का आनंद ले सके और घर बैठे ही ये महसूस कर सके कि वो भी इस समय इस ग्राउंड पर मौजूद है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि जो मेरे पीछे जो है, जो रथ है, वो जो ये रथ है मेरे पीछे जो इस समय आपको दिख रहा होगा, वो रथ है जिसमें भगवान रघुनाथ की अभी रथ यात्रा, जो महान रथ यात्रा है, वो निकाली जाएगी। और ये वो मैदान है जहाँ सभी देवी देवता भी इकट्ठे होंगे और यहाँ सभी श्रद्धालु जो है, जो आए हैं, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे कि इस भव्य दशहरा उत्सव की जो है शुरुआत की जाएगी। और मैं जैसे कि बोल रही हूँ, ये वो रथ है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर इसमें भगवान रघुनाथ जो है वो विराजमान होंगे। और जब वो आएंगे यहाँ पे इस मैदान में आएंगे, उनकी जब रथ यात्रा निकलेगी तो माता हडिम्बा के आगमन के साथ ही ये जो होगी, जो कुल्लू दशहरा की है, उसकी शुरुआत होगी। और जैसा कि मुझे लगता है, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक ढालपुर का मैदान है जहां पे अभी बस कुछ ही देर में जो सभी श्रद्धालु हैं, लोग हैं, इकट्ठे होंगे। और मैं आपको बता दूं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आएंगे और वो इस पर्व के जो है उनका हिस्सा बनेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। जी मुस्कान, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कुल्लू का जो दशहरा है वो विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस पूरे मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मेला होने के बावजूद आखिर रावण का दहन क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे क्या मान्यता है मुस्कान? देखिए, इसमें कहानी भी है, अब इसको मान्यता ही कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण को जो तीर लगा था, उन्हें मारा गया था, तो वो उन्होंने अपने जो प्राण है वो उसी दिन नहीं त्यागे थे, वो 10 दिन बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। 10 दिन बाद नहीं, उन्होंने अपने प्राण जो है वो 7 दिन बाद त्यागे थे। तो ये जो 7 दिन का जो समय है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो रावण है वो एक ब्राह्मण भी था, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कि वो ब्राह्मण रहे हैं, तो इसीलिए उनका पुतला नहीं बनाया जाता, उनका यहाँ पे दहन नहीं किया जाता। तो 7 दिन तक जो है, यही खास बात है जो कुल्लू के दशहरे को सभी दशहरे से अलग बनाती है कि आज पूरा देश भर जो है वो लंका दहन करके, रावण दहन करके जो है दशहरा पर्व मनाकर खत्म कर देगा। लेकिन कुल्लू का दशहरा आज शुरू होगा और वो अगले 7 दिन तक चलेगा। तो ये वो 7 दिन है जब माने जाते हैं कि जो रावण है उसने अपने जो प्राण है वो 7 दिनों के भीतर त्यागे थे। इसलिए ये एक रीजन माना जाता है कि यहाँ तक जो है जो 7 दिन पे जो चलता है और यहाँ पे रावण का जो है दहन नहीं किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान आपका हमारे साथ ताज़ा जानकारी और वहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। साथ ही अमरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की ताज़ा अपडेट हमारे तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है पाकिस्तान से, जहां सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का जमकर मजाक इस समय उड़ाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने ट्रंप को रेयर मिनरल्स यानी कि जो दुर्लभ खनिज हैं उनके सैंपल एक अपने ब्रीफकेस में दिखाए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर शुरू हो गया तंज और व्यंग का ये पूरा सिलसिला। आम लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब सेना प्रमुख भी सेल्समैन बन गए हैं। एक और अर्थव्यवस्था बदहाल है, दूसरी ओर सेना अपनी साख बचाने के लिए अजीबोगरीब रास्ते अपना रही है। पर सवाल ये कि क्या इस तरह की कोशिशों से पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल पाएगा? जानेंगे इसका जवाब अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मुनीर और ट्रंप की तस्वीर पर जो बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल आसिम मुनीर है सेना के प्रमुख और वो कहीं ना कहीं पीएम की भूमिका निभाते हुए समय नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है ट्रंप से मुलाकात करने की, उनको इस तरीके के सैंपल दिखाने की। लेकिन यहां बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। सेना प्रमुख एक ब्रीफकेस के अंदर कुछ जो रेयर मिनरल्स हैं उनके सैंपल डोनाल्ड ट्रंप को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए इस तस्वीर पर बवाल मचा हुआ है। जो आम लोग हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के जो आम व्यक्ति हैं, वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर बवाल कर रहे हैं और साथ ही तंज और व्यंग दोनों ही सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि ये इस समय सेल्समैन बन गए हैं। अब मुनीर और ट्रंप की इस तस्वीर पर काफी बवाल तो मचा ही हुआ है, जहां ट्रंप के सामने नुमाइश करते हुए आसिम मुनीर नजर आए। रेयर अर्थ मिनरल दिखाने वाली इस तस्वीर पर वो चौतरफा घिर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान के आम पब्लिक नहीं, वहां की आवाम नहीं, बल्कि वहां के सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। मुनीर को सेल्समैन पाकिस्तानी सांसद इस समय बता रहे हैं।
पाकिस्तानी सांसद की तरफ से मुनीर की हैसियत पर भी सवाल उठाया कि आखिर वो किस हैसियत से सैंपल डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे हैं, जबकि वो सेना प्रमुख है, ना कि प्रधानमंत्री। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर वो कौन होते हैं देश के मिनरल्स का सौदा करने वाले, उनकी क्या हैसियत है, आखिर किस हैसियत से वो रेयर अर्थ मिनरल्स गिफ्ट में दे रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ट्रंप, मुनीर और इसके साथ ही एक ब्रीफकेस जो आप ध्यान से देख भी सकते हैं। और इस ब्रीफकेस में कुछ छोटे टुकड़े हैं जिन्हें रेयर मिनरल्स बताया जा रहा है। ट्रंप को ये रंगीन टुकड़े, पत्थर के जो रंगीन टुकड़े हैं वो दिखाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल के ये टुकड़े हैं जिनको लेकर अब कहा जा रहा है कि वो सेल्समैन का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका की सीधी नजर है और लेकिन सवाल सारे यही है कि अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो ये काम किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति का होना चाहिए, ना कि सेना के प्रमुख का। ऐसे में आखिर मुनीर की क्या हैसियत है, ये सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तानी सांसद की तरफ से, एमल वली खान की तरफ से। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? तो वाकई ये सवाल एकदम लाजमी है उठना कि जो तस्वीर सामने आई है और उसमें जो जेस्चर नजर आ रहा है आसिम मुनीर का और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का, वहां पर एक मैनेजर भी खड़े हैं और आसिम मुनीर एक ब्रीफकेस को ओपन करके उसमें रखे हुए कुछ रेयर मिनरल्स दिखा रहे हैं। वो वाकई ये तस्वीर ऐसी है जैसे एक सेल्समैन अपनी कोई भी सामान है उसको बेचने की कोशिश अपने ग्राहक को करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, पाकिस्तान के सांसद द्वारा जो मुद्दा उठाया गया, जो सवाल उठाए गए, वो वाकई बिल्कुल लाजमी है कि आखिर आसिम मुनीर क्यों ट्रंप के साथ इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी ब्रीफकेस के साथ। आसिम मुनीर सेना प्रमुख है या फिर नेता है या पीएम है? देखिए, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री के। ये चीज अगर एमएल वली खान को नहीं पता है तो मुझे उनके भविष्य की इस वक्त चिंता हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चलती आई है, वो अगर वहां पर पार्लियामेंट फंक्शन भी कर रहा हो तब भी वहां पर इन अ वे डिक्टेटरशिप रहती है। आपने प्रधानमंत्रियों से ज्यादा वहां पर डिक्टेटर के नाम सुने होंगे, वहां पर मुशर्रफ का नाम, बाजवा का नाम और अब मुनीर का नाम ज्यादा फेमस है, और वो इसलिए है क्योंकि असली ताकत उन्हीं के पास में है। आपने ये चाइना में भी जब विक्ट्री डे परेड के लिए शहबाज शरीफ गए थे, अपने साथों आसिम मुनीर को ले गए थे। ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ उनके पीए हैं और आसिम मुनीर असली देश के मालिक है। ये चीज हमेशा से होती आई है। पाकिस्तान इज नॉट अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। और ये जो खनिज है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये पाकिस्तान के अपने देने के लिए भी नहीं है। अगर आप देखें तो ये खनिज निकलते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान एक मिनरल रिच रीजन है जहां के लोग आज़ादी की मांग दशकों से करते आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और उनका जो सबसे बड़ा डर था वो आज सच्चाई में बदल रहा है कि बलूचिस्तान को केवल और केवल उसके खनिजों के लिए पाकिस्तान पाल रहा है और इसीलिए वहां पर डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। वहां पर लोगों को अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही और अब वहां पे लूट करने के लिए, ताकि सिर्फ अमरीकी डॉलर आसिम मुनीर को मिलते रहे, पाकिस्तानी फौज को मिलते रहे, और इसमें अप्रूवल के लिए लगता है केवल वो शहबाज शरीफ को ले गए थे, वरना उनके ले जाने की जरूरत नहीं थी। आसिम मुनीर खुद ये डील कर सकते थे क्योंकि जिस तरह से वहां की डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, एक फेल्ड स्टेट है, रोक स्टेट है। आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की करारी हार के बाद आसिम मुनीर जो वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपने आप को अब फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया। हमारे यहाँ पे जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हुए थे, के करियप्पा हुए थे, उन्होंने बेहद बड़ी बड़ी जंगें जीती थी, काफी उन्होंने साहस दिखाया था बैटलफील्ड से लेकर प्लानिंग को लेकर। और जिस तरह से बांग्लादेश का टुकड़े किए, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया गया, सैम मानेकशॉ को उसके लिए फील्ड मार्शल दिया गया और आसिम मुनीर ने एक जंग हारने के बाद अपने आप को वो ओहदा दे दिया। तो आप मान ही सकते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शनल है वहां पर। तो ये एक मजाक ही है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो भी लॉ मेकर्स वहां पर
इस सभी सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया वहां पर सेना ने, और अब वही ट्रेंड हमेशा से कंटिन्यू रहेगा। और ये जो खनिज है, इनकी लूट करके वो अमेरिका में बेचेंगे, उसका पैसा फौज लेगी, आसिम मुनीर लेंगे, और एक बार फिर से वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको फिर से एक बार सेना वहां पर ठेंगा दिखा दे। बिल्कुल, सेना ठेंगा दिखाने के लिए पूरी तैयारी भी कर रही है, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, अक्सर अक्षय जब आप शॉपिंग करने जाते होंगे, किसी मॉल में जाते होंगे, तो जो शॉपकीपर है, जो दुकानवाल है, वो आपको इसी तरीके के अपने सामान बेचने की कोशिश करता है। और वही इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि आसिम मुनीर अपना कुछ सामान है और वो डोनाल्ड ट्रंप को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल यह है कि आखिर किस हैसियत से, जबकि पाकिस्तान की जो हालात है वो एकदम बदहाल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था भी एकदम खराब होती नजर आ रही है, वहां की आवाम इस समय परेशान है महंगाई की वजह से, तो आवाम पर ध्यान ना देते हुए, और इसीलिए आवाम भी कहीं ना कहीं इस तरीके के तंज और व्यंग कस रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आवाम वहां पर तंज कस रही है, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है? सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी ही नहीं है, सेना सब कुछ चलाती है, सेना सुनने को राजी नहीं है, सेना को पैसे चाहिए। अमेरिका को वो अपने ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स बेच रहे हैं, कभी वो वहां पर माइनिंग राइट्स बेच रहे हैं, कभी वो वहां पर क्रिप्टो के लिए सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लिए। ये सब अपील किया जा रहा है केवल और केवल अमेरिका से डॉलर लेने के लिए, केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। और एक बार फिर से दिख रहा है ऐसा कि आसिम मुनीर के अंडर एक बार फिर से तख्तापलट होने की तरफ पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को वहां पर दबाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाए या फिर अन्य जगहों की बात की जाए, लोगों से ध्यान हटाने के लिए ये सब पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हालत बद से बदतर होते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की हम लगातार बात कर रहे हैं, और इसी के साथ अब चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं रुख, और अब बात करते हैं उस देश की जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और आप तस्वीर में इस समय देख भी रहे हैं, स्विट्जरलैंड। बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियां, नीली झीलों के किनारे और सफेद ग्लेशियरों की खूबसूरती। लेकिन अब यही तस्वीर तेजी से बदल रही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर का जो बड़ा हिस्सा है वो देखते ही देखते गायब हो गया, और इस बदलाव का सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। वहां का पर्यटन उद्योग, जो बर्फ और ग्लेशियरों की खूबसूरती पर ही टिका है, अब संकट का सामना कर रहा है। और सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बल्कि कृषि पर भी इसका साफ असर है। अब क्या ये दुनिया के बाकी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है? जानेंगे, और सीधे तौर पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पिघल रहे हैं ग्लेशियर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में तेजी के साथ ग्लेशियर पिघलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये खूबसूरती बहुत जल्द ही गायब होती हुई भी नजर आ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख वजह इस बीच बताई जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये तेजी से पिघल रहे हैं। 1000 से ज्यादा जो छोटे ग्लेशियर हैं वो देखते ही देखते गायब हो गए कुछ सालों के अंदर, और ऐसे में पर्यटन, कृषि और जो जल संसाधन है वो स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इसके जरिए प्रभावित हो रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में आपको बता दें करीब 1400 ग्लेशियर हैं जो अब एक एक करके गायब होने के कगार पर नजर आ रहे हैं। और इसी के दौरान वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधे तौर पर इसका असर है, और कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, क्योंकि ग्लैमोस की जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा खुलासा किया गया है कि एक साल के अंदर स्विट्जरलैंड के करीब 75% ग्लेशियर जो हैं वो पिघल चुके हैं। बर्फ की मात्रा में चौथी सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है वहां पे। और स्विट्जरलैंड की जब हम बात करते हैं तो अपनी जो खूबसूरती है वो बर्फ से ही उसकी बनती है। कुल बर्फ द्रव्यमान का 30% हिस्सा, अब 3% हिस्सा कम हो चुका है। 2016 से लेकर 2022 के बीच करीब 100 ग्लेशियर एक एक करके गायब हो चुके हैं, और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इन ग्लेशियर को बचाएं और ग्लोबल वार्मिंग को जितना हो सके अपनी जिम्मेदारी के साथ रोके, क्योंकि ग्लेशियर को बचाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती भी बनती हुई नजर आ रही है। ग्लेशियर संरक्षण के लिए कई प्रभावी कदम इस समय पूरी दुनिया में सभी को उठाने होंगे। खासतौर पे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना होगा, सौर, पवन और हाइड्रो पावर को जितना हो सके हमें बढ़ाना होगा, और ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हर देश की जिम्मेदारी बनती है। जल स्रोतों का संरक्षण करना होगा, जितना हो सके आप जल का इस्तेमाल कम करें, जल को बचाएं ताकि अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोड़ सकें। मानवीय गतिविधियों को भी नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, और स्थानीय लोगों की भी इसमें भागीदारी सबसे ज्यादा बनती है।
तो इसमें भागीदारी सिर्फ अकेले स्विट्जरलैंड की नहीं है, बल्कि इसमें भागीदारी हर किसी की है। और हर किसी की भागीदारी के साथ ही हमें ये तमाम कदम उठाने होंगे जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सके, क्योंकि इसका असर एक ना एक दिन हर एक देश पर पड़ेगा, हर एक देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, हर एक देश के वातावरण पर पड़ेगा। नजर इस खबर पर रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।